तो साथियों, 18 जुलाई की शाम का आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। और आज मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आए बैंकिंग सेक्टर के एक बैंक, इंडसइंड बैंक के। तो इंडसइंड बैंक के रिजल्ट रहे कैसे, और उस कल आए थे रिजल्ट एचडीएफसी बैंक के। तो इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों को मिला करके बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक कैसा नजर आ रहा है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और देखेंगे कि बाकी बैंकों में क्या हो सकता है, आउटलुक कैसा बन रहा है एंटायर बैंकिंग सेक्टर का आज के सिनेरियो में। देखिए कल इसके जो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के कोई खास रिजल्ट तो नहीं थे, फ्लैटिश थे, ऑलमोस्ट फ्लैट थे, बल्कि थोड़े से इंफीरियर ही कहेंगे क्वालिटी वाइज देखे जाए तो पिछले क्वार्टर से। फिर भी मार्केट का चलना नहीं चलना एक अलग बात होती है, लेकिन रिजल्ट क्या बोल रहे हैं। अब इंडसइंड बैंक के रिजल्ट की बात करेंगे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक तो हो गया पास्ट, तो उसकी बात ज़्यादा नहीं करेंगे। बात करेंगे सीधे इसके ऊपर, आपके इंडसइंड बैंक के ऊपर। तो लगा लेते हैं इंडसइंड बैंक के रिजल्ट आपके सामने हैं। अब देखिए इंडसइंड बैंक के रिजल्ट में क्या रहा, सारे कैलकुलेशन हमने पहले से की हुई हैं, तो ये फटाफट हम बात करेंगे, फिर कंक्लूजन की बात करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। 7% की इनकी बढ़ी टॉप लाइन, यानी कि इंटरेस्ट अर्न जो किया 7% ज़्यादा किया इन्होंने। हालांकि 7.91%, करीब करीब 8% इन्होंने इन्वेस्टमेंट से जो इनके इनकम आई। भाई जो बैंकिंग का धंधा करते हैं, इन्वेस्टमेंट का धंधा तो नहीं करते, म्यूचुअल फंड तो नहीं चलाते हैं ना ये पैसे को इन्वेस्ट करने का काम तो नहीं है इनका। इनका काम तो क्रेडिट देने का है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ आई 8% की, और इन्वेस्टमेंट वाली इनकम से ग्रोथ आई 8% की, ओवरऑल ग्रोथ आई 7% की। एक बात तो रही है। अब आ जाते हैं जो खर्चे वर्चे तो ठीक ठाक हैं, थोड़े बहुत बढ़ते हैं, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। आ जाते हैं सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जी इनका हो गया 1.97% में ग्रोथ आई ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। जब टॉप लाइन में 7% की ग्रोथ आई, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 1.97% की ग्रोथ क्यों आएगी? ये चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए है, ये इंडिकेट करती है कि जी आप जो पैसा उठाते हैं वो महंगा उठाते हैं, और जो आप लैंडिंग कर रहे हैं वो कंपेरेटिवली सस्ती करी है आपने इस क्वार्टर में। इस वजह से आपको यहाँ पे प्रेशर नजर आया। ठीक है, बस इतनी सी बात है, और बैंकिंग में तो कुछ खास होता नहीं है इनकी। अब बात कर लेते हैं इसके बाद कि प्रोविजंस की। अब इसकी बात अभी सेगमेंट वाइज जो रिजल्ट इनके चेक करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी बात और करेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो उसमें अब देखिए आप, प्रोविजंस इनके वैसे के वैसे ही हैं, कुछ खास नहीं बढ़े। बड़े नहीं है, हल्के से घटे ही हैं, लेकिन वो कोई खास मैटर नहीं करता क्योंकि फ्लैट ही हैं। प्रॉफिट ऑब्वियसली बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, और कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो की ठीक ठाक है। ईपीएस पे जाते हैं सीधा। 26 रुपये 34 पैसे का ईपीएस इन्होंने पिछले क्वार्टर में किया था। इस बार 27 रुपये 38 पैसे का, 1 रुपये 4 पैसे का ईपीएस इनका बढ़ा है। तो ईपीएस तो बढ़ गया यहाँ पे। अच्छा, एसेट क्वालिटी भी इन्होंने स्टेबल रखी है पिछले। हालांकि ग्रॉस एनपीए एब्सोल्यूट टर्म्स में तो थोड़े से बढ़े हैं, लेकिन अगर देखा जाए परसेंटेज टर्म्स में तो डाउन हुए हैं। नेट एनपीए भी परसेंटेज टर्म्स में थोड़े से 0.01% डाउन हुए हैं, तो यहाँ भी कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं सेगमेंट वाइज इन्होंने क्या किया, इसको समझते हैं बैंकिंग का धंधा किया किस तरीके से इन्होंने। देखिए ट्रेजरी वाले ऑपरेशन से इन्होंने इनकम तो बढ़ा ली अपनी 14.85%, लेकिन अर्निंग में डीग्रोथ आ गई 15.29%। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पैसा उठा रहे हैं मजबूरी में, इनको आरबीआई के पास पार्क करना पड़ रहा है या कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां से उतना भी नहीं कमा पा रहे ठीक तरीके से जितना ये उस पर कॉस्ट दे रहे हैं। तो ये कंसर्न वाली बात है। देखिए यहाँ पे 7,900 7919 से घट के 6908 हो गया। तो ये एक चिंता वाली बात है यहाँ पे। तो ट्रेजरी वाली इनकम, हालांकि अगर ओवरऑल रिजल्ट में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा इसका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। 79 करोड़ की इनकम है और 69 करोड़ हो गई, तो यहाँ पे इतना कोई ऐसी बात है नहीं। तो लेकिन आप ये देखिए कि अपने फंड्स का जो यूटिलाइजेशन है वो जिनको जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा सेगमेंट पकड़ लेते हैं इनका, जो है कॉर्पोरेट एंड होलसेल बैंकिंग में क्या कर रहे हैं ये। यहाँ पे जी इनकी 9% की बिजनेस में तो ग्रोथ आई, लेकिन मार्जिन अर्निंग में ग्रोथ आई 6.54%। तो समझ रहे हैं ना आप कि
टॉप लाइन तो बढ़ा ली लेकिन मार्जिन के ऊपर दिक्कत है। अब आ जाओ रिटेल में, रिटेल में भी इन्होंने 4% अपनी अर्निंग तो बढ़ा ली, मतलब बिजनेस में तो ग्रोथ ले आई है, इंटरेस्ट अर्निंग तो आ गई, लेकिन जो प्रॉफिट है वो फ्लैट रहा। तो ये इसमें यहाँ भी दिक्कत वाली बात रही है, परसेंटेज परसेंटेज टर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये यहाँ भी दिक्कत वाली बात रही। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये टोटल जो इनकी सेगमेंट रेवेन्यू टोटल 6.92% की यहाँ पे ग्रोथ आई, सेगमेंट वाइज जो उन्होंने इसका ब्रेकडाउन किया है 6.92% की ग्रोथ आई, लेकिन प्रॉफिट पे उतना इम्पैक्ट नहीं आ पाया, यही हमने ऊपर भी देखा था। तो देखिए दो कंसर्न है इसके ऊपर, एक तो इन बैंकों के पास, अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे, जो एचडीएफसी के भी हमने देखे थे कल रिजल्ट, और उसके बाद अब बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक क्या बन रहा है। देखो बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक सीधी सी बात है, बिल्कुल आरबीआई ने भी ये बोला था भाई क्रेडिट ग्रोथ उतनी नहीं है, पिछले साल से थोड़ी सी कम है। हालांकि बैंकों के पास सरप्लस पैसा जो है उसको वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा रहे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा रहे हैं, स्टेट सिक्योरिटीज में लगा रहे हैं, जिससे कि उनको कुछ इंटरेस्ट की अर्निंग हो जा रही है। तो वो इंटरेस्ट की अर्निंग अगर उनकी हो रही है तो वो एक कंसर्न वाली बात है कि भाई क्रेडिट ग्रोथ कैसे लाओगे आप। अच्छा, अब दूसरी बात, एचडीएफसी बैंक कंजर्वेटिव बैंक है, क्वालिटी कस्टमर्स को अप्रोच करता है और क्वालिटी लोन्स देता है। वहाँ एनपीए होने का खतरा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, आसानी से उसकी बुक्स में एनपीए एक सर्टेन एक्सटेंट तक तो आते हैं, नॉर्मल बैंकिंग में जितने आने चाहिए उससे ज़्यादा कभी नहीं आते। तो वो उस तरीके के कस्टमर को एंटरटेनमेंट नहीं करता। छोटे बैंकों के साथ कंसर्न क्या है, ये पैसा लेते हैं महंगा, क्योंकि इनको सस्ता पैसा तो मिलता नहीं, क्योंकि सेविंग अकाउंट पे भी अच्छा ब्याज देते हैं ये, और बाकी भी जो जहाँ से भी ये फंडिंग कराते हैं अपनी, वो थोड़ी महंगी होती है कंपेरेटिवली। तो इनको आगे लैंडिंग भी महंगी करनी पड़ती है। अब महंगा लोन लेने वाला कस्टमर की क्वालिटी कुछ ना कुछ तो इन्फीरियर होगी, कुछ ना कुछ तो इन्फीरियर होगी, या ये पर्सनल लोन टाइप के लोन बांटते हैं, जिसको जरूरत नहीं है उसको भी देने की कोशिश करते हैं। तो ये लेंडिंग क्वालिटी कस्टमर को कर पाए, ये इनके लिए एक चैलेंज है, और बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर क्रेडिट ग्रोथ एच डी एफ सी बैंक में नहीं आ रही है तो तो ये बात बिल्कुल क्लियर कट समझ में आती है कि मार्केट में क्रेडिट की डिमांड क्वालिटी क्वालिटी कस्टमर की नहीं है। जहाँ पे क्वालिटी डिटोरिएशन शुरू हो जाता है वहाँ पे बहुत डिमांड है। अब उनको चूज एंड पिक करना इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा तो चार्ज कर लोगे उनसे, लेकिन लोन का पैसा वापस भी आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है वो फ्यूचर में एनपीए में कन्वर्ट हो जाए। तो ये दो बातें बस समझ में आई पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए। एक तो ये लोग अपनी जो इनकम है वो मेन स्ट्रीम बिजनेस से, क्रेडिट से नहीं ला पा रहे, वो इन्वेस्टमेंट से ला रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा रखा है, वहां से इनकम आ रही है। दूसरी बात यह है कि इनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग है महंगी, छोटे बैंकों की खासतौर से, बड़ों की भी महंगी होगी लेकिन उनका कासा सस्ता होता है, क्योंकि वो सेविंग अकाउंट पे करंट अकाउंट पे ज़्यादा ब्याज देते ही नहीं है। तो इनकी फंडिंग है महंगी, तो महंगी रेट पे जो लोन लेने वाला कस्टमर है उसकी क्वालिटी जरूर पुअर होगी, पुअर नहीं होगी तो इन्फीरियर तो होगी ही होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बन जाता है। तो ये था हमारे हिसाब से आउटलुक सारे बैंकिंग सेक्टर का, खासतौर से छोटे बैंकों के लिए। तो ये हमारे विचार आपको कैसे लगे बैंकिंग सेक्टर के बारे में इस रिजल्ट को देखने के बाद, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस तरीके के एनालिसिस फ्यूचर में भी देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।